स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी की जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पेपर है कि फर्स्ट यूनिट का है। उस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या जल का अवशोषण। हमने अभी तक जल अवशोषण से संबंधित 2 वीडियोज के अंतर्गत कई टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत मृदा में पाए जाने वाले जल के प्रकार, पादप भाग के जिस अंग द्वारा जल का अवशोषण होता है उसकी संरचना, मृदा में जल की कमी हो जाने पर पादप में सामान्यतः उत्पन्न होने वाले लक्षण जिसे मलानिता कहते हैं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जल अवशोषण का एक और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसको हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। पूरे टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको टॉपिक के बारे में समझने में सहायता मिलती है। प्रीवियस वीडियोज के अंतर्गत हमने जल अवशोषक अंग यानी रूट की बाह्य संरचना का एक अध्ययन किया था। रूट की आंतरिक संरचना को जब हम देखें कि ऐसी क्या संरचना पाई जाती है जिसके कारण जल का अवशोषण होता है, उसके पश्चात जाइलम के द्वारा पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो जब सामान्य संरचना का चर्चा की जाए तो इस रूट के रूट हेयर क्षेत्र में एक रूट हेयर पाया जाता है जो कि एक नलिकीय प्रकार की संरचना है। इस रूट हेयर जिस कोशिकाओं से डेवलप होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये एकल परतीय संरचना एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग की ओर पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल, यहाँ पर पेरिसाइकिल के आंतरिक भाग पर फ्लोएम समूह के रूप में पाया जाता है और जाइलम प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस की वे कोशिका है जो जाइलम के सामने उपस्थित है, उनको छोड़ करके संपूर्ण एंडोडर्मिस पर कैस्पेरिन पट्टिका का एक अवरोधक परत पाई जाती है। इसलिए इन संरचना को कैस्पेरिन सेल्स या कैस्पेरिन प्लेट के नाम से जानते हैं। जाइलम के सामने स्थित एंडोडर्मिस की वे कोशिका जहाँ पर कैस्पेरिन पट्टिका नहीं पाई जाती है वो जल के लिए अपारगमी होती है। इन कोशिकाओं को पैसेज सेल के नाम से जाना जाता है या हिंदी में उसको कहेंगे मार्ग कोशिका। मूल रूम द्वारा अवशोषित जल किस प्रकार से जाइलम तक पहुंचता है या किन किन क्षेत्रों से जाइलम तक पहुंचता है, उस क्षेत्र को या उन भागों को जल का मार्ग के नाम से जानते हैं। पाथ ऑफ वाटर। मैकेनिज्म पढ़ने से पूर्व हम ये पढ़ लेते हैं कि आखिर जल किन क्षेत्रों से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। तो सबसे पहले मृदा में पाए जाने वाले जल के अणु रूट हेयर में परिवेशित होते हैं, मूल रूम में परिवेशित होते हैं। मूल रूम से होते हुए वो कॉर्टेक्स की कोशिका में प्रवेशित होंगे। अब कॉर्टेक्स की कोशिका में क्या होगा,
हो सकता है कि जल इन कोशिकाओं से होता हुआ आगे की ओर बढ़े, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका तक पहुँचते पहुँचते एंडोडर्मिस तक पहुँचे, अथवा इसके मध्य पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय अवकाश से होते हुए वो एंडोडर्मिस तक पहुँचे। इसके बाद में एंडोडर्मिस के चारों ओर जल इकट्ठा हो जाएगा। कैस्पेरियन सेल्स युक्त क्षेत्र, चूँकि जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसलिए जल इन क्षेत्रों से होता हुआ आंतरिक भाग में प्रवेशित नहीं होगा, बल्कि वो जल के लिए पारगम्य कोशिकीय क्षेत्र, जिसको मार्ग कोशिका कहते हैं, से होते हुए रंग तंत्र के अंतर्गत प्रवेशित होता है। इस मार्ग कोशिका से जल सीधा पहुंचता है प्रोटोजाइलम में अथवा जाइलम में, और जाइलम की एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए जाइलम के अंदर ये भरता जाता है। फिर दबाव के कारण जाइलम में ऊपर की ओर बढ़ता है। जल अवशोषण हो रहा है, जल का परिवहन नहीं। अवशोषण का मार्ग है वो मृदा जल, फिर रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स सेल्स, फिर मार्ग कोशिका, उसके बाद में जाइलम है। अब जाइलम से रूट की जाइलम से पादप के शीर्ष भाग तक पहुंच रहा है, वो इसका परिवहन अथवा संसरण या स्थानांतरण कहलाता है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? अवशोषण के बारे में कर रहे हैं। तो ये जो पहला टॉपिक था वो है इस रूट के अंतर्गत जल अवशोषण का पथ क्या होता है, जिसके द्वारा वो जाइलम तक पहुंचता है। अवशोषण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, वो इसकी मैकेनिज्म कहलाती है अथवा क्रियाविधि कहलाती है। क्रैमर ने 1919 में, कब? क्रैमर ने 1919 में जड़ में जल के अवशोषण से संबंधित 2 सिद्धांत दिए थे। अर्थात इसकी क्रियाविधि होती है वो 2 प्रकार से होगी। वो ये कहते हैं कि या तो एक्टिव या सक्रिय जल अवशोषण होगा अथवा निष्क्रिय जल अवशोषण होगा। अर्थात क्रैमर के अनुसार जल का अवशोषण 2 प्रकार से होता है, सक्रिय, निष्क्रिय। जब जल के अवशोषण में इन जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं होता अथवा बाह्य कारकों के कारण जल का अवशोषण होता है, जीवित कोशिकाओं का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होने के कारण ऊर्जा का भी उपयोग नहीं होता, तो जब जीवित कोशिका जल के अवशोषण में भाग नहीं लेती है एवं इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, तो हम इस जल अवशोषण की क्रिया को पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। दूसरा, जब इन जीवित कोशिकाओं के कारण या इनके उत्पन्न दबाव के कारण या इसमें उत्पन्न ऊर्जा के माध्यम से जल का अवशोषण होता है, तो इसको एक्टिव जल अवशोषण या सक्रिय जल अवशोषण के तौर पर मानते हैं। तो क्रैमर के अनुसार 2 प्रकार का जल अवशोषण होगा, एक तो होगा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा होगा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन शब्द सबसे पहले रेनर के द्वारा 1912 से 1915 में प्रयुक्त किया गया। तो क्रैमर ने तो सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया था कि एक में ऊर्जा का उपयोग होता, एक में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। लेकिन रेनर ने जिस विधि के अंतर्गत ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसको एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के नाम से संबोधित किया, उसको जाना, पहचाना। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी पुनः 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्मोटिक या प्रासरणीय क्रिया के द्वारा और दूसरा होता है थ्रू नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस या अप्रासरणीय क्रिया। ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को स्पष्ट किया था एटकिंस के द्वारा 1916 में और प्रिस्टले द्वारा 1922। तो 1916 में एटकिंस ने और 1920 में प्रिस्टले ने सबसे पहले
प्रासरणीय क्रिया के द्वारा सक्रिय जल अवशोषण क्रिया को परिभाषित किया था, जबकि थीमेन ने 1951 और क्रेमर के द्वारा 1959 के अंतर्गत नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को स्पष्ट किया था। अब हम ये समझ लेंगे कि आखिर ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक चीज़ होती क्या है। ऑस्मोटिक की बात करते हैं। ऑस्मोटिक का मतलब होता है प्रासरणीय क्रिया, और प्रासरणीय क्रिया में हमेशा क्या होता है, अधिक सांद्रता से जल कम सांद्रता युक्त क्षेत्र की ओर झिल्लीबद्ध संरचनाओं के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो यही प्रक्रिया इसमें भी प्रयुक्त होती है। कैसे होगी? मूल रूम के रस की प्रासरणीय दाब का मान या प्रासरणीय सांद्रता लगभग 2 से लगा के 3 एटमॉस्फेरिक होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, जबकि मृदा में उसी ओपी का मान लगभग 1 वायुमंडलीय दाब होता है। मृदा में प्रासरणीय दाब कम है, अर्थात जल की सांद्रता अधिक है, जबकि मूल रोम की कोशिका रस में प्रासरणीय दाब का मान अधिक है, अर्थात जल की कमी है। इसीलिए जल कम प्रासरणीय दाब से अधिक प्रासरणीय दाब की ओर ट्रांसफर होता है, और यह ट्रांसफर इस झिल्लीबद्ध संरचना के द्वारा होता है। क्योंकि मूल रोम की कोशिका भित्ति में पेक्टिन और सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये जल के प्रति पूर्ण रूप से पारगम्य होता है। जब इस मूल रोम में जल परिवेशित होता है तो इसका प्रासरणीय दाब का मान कम हो जाता है। अब यहाँ से ये जल इसके पास स्थित वलकुट की कोशिका मान लेते हैं ए कोशिका है। मूल रोम में जल परिवेशित होने से इसकी जल की सांद्रता मूल रोम में बढ़ जाएगी, जबकि ए वलकुट की कोशिका में जल की सांद्रता कम होगी, अर्थात प्रासरणीय दाब का मान अधिक होगा। इसलिए ये मूल रोम से ए सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक इस प्रकार से ए सेल्स की प्रासरणीय दाब के मान में कमी हो जाती है, जबकि इसके पास स्थित बी कोशिका के अंदर प्रासरणीय दाब का मान अधिक होता है, इसलिए जल ए से बी की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक इसी प्रकार से ये बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से होता हुआ एच सेल तक ट्रांसफर होता है। उसके बाद में इस वलकुटीय कोशिका में जल की अधिक सांद्रता होने के कारण प्रासरणीय दाब का मान कम हो जाता है, लेकिन जाइलम के अंतर्गत जल की कमी होने के कारण प्रासरणीय दाब का मान अधिक हो जाता है। फलस्वरूप जल वलकुट की कोशिका से मार्ग कोशिका से होते हुए जाइलम के अंतर्गत प्रवेशित होता है। जाइलम में जल कंटिन्यू दाब के कारण ऊपरी की ओर बढ़ने के कारण हमेशा इस जाइलम में जल की कमी रहेगी, अर्थात प्रासरणीय दाब का मान हमेशा अधिक रहेगा। फलस्वरूप जल हमेशा वलकुट कोशिका से जाइलम के अंतर्गत ही प्रवेशित होता है। तो ये क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होने से होता है, इसीलिए एटकिंस और प्रिस्टले के द्वारा इसको प्रासरणीय क्रिया या प्रासरणीय क्रिया द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के रूप में उसको परिभाषित किया था। अब इस सिद्धांत के संबंध में आपत्ति क्या है कि जब जाइलम कोशिकाओं का रस तनु और उपापचयी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, उस स्थिति में इसका प्रासरणीय दाब का मान लगभग 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात वलकुट कोशिका का भी 2 वायुमंडलीय दाब और जाइलम कोशिका का 2 वायुमंडलीय दाब। इस स्थिति में जब समान वायुमंडलीय दाब का मान हो जाता है तो जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है इस क्रिया को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए प्रासरणीय क्रियाओं के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया को रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में थीमेन और क्रेमर ने नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया को परिभाषित किया था। इस क्रिया में क्या था कि यहाँ पर सामान्य प्रासरण क्रिया के द्वारा न होकर के प्रासरण क्रिया द्वारा ही होगा, लेकिन इस दौरान इस वलकुटीय कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का
उपयोग होगा। ये ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होगी? वल्कपुट की कोशिका या जीवित कोशिका में। और इन जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा कहाँ से बनेगी? श्वसन क्रिया के द्वारा। कैसे समझाया गया इसको? कि जब इन कोशिकाओं को या मूल को अथवा मूलों को श्वसन रोधी पदार्थ जैसे पोटेशियम साइनाइड या साइनाइड के अंतर्गत उसको उपचारित किया जाता है, तो ये श्वसन रोधी होने के कारण मूल रोम की और वल्कपुट की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। जब श्वसन क्रिया नहीं होगी तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप जल का अवशोषण सीधे तौर पर प्रभावित होता है, मंद हो जाता है। दूसरा, जब इन्हें वातहीन मृदा के अंतर्गत रखा जाता है या जलाक्रांत अवस्था उत्पन्न की जाती है, तो जलाक्रांत अवस्था के अंतर्गत ही या वातहीन मृदा में मूल रोम को ऑक्सीजन नहीं मिलने का श्वसन क्रिया पुनः बाधित हो जाती है, फलस्वरूप जल का अवशोषण कम होता है। तीसरी स्थिति में ग्रेगरियंस ने ये देखा था कि जब इस मूल रोम को ऑक्सीजन युक्त विलयन से उपचारित किया जाए तो ये पाया गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल की अवशोषण की दर में वृद्धि होती है। तीसरा, कि जल अवशोषण की क्रिया केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। तो ये कुछ एक ऐसे प्रमाण थे जो ये साबित करता है कि नॉन ऑस्मोटिक रूप से सक्रिय जल अवशोषण होता है। तो जो रेनर के द्वारा परिभाषित किया गया था शब्द, वो था एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। वो दो प्रकार से होगा, ऑस्मोटिक प्रकार का और नॉन ऑस्मोटिक प्रकार का। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जड़ के द्वारा जल का अवशोषण कंप्लीट प्रारूप से एक्टिव प्रोसेस के द्वारा नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि उसके साथ में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी पाई जाती होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब इस जड़ को श्वसन रोधी पदार्थों की उपस्थिति में उसको ग्रो करवाया जाता है तो भी जल का अवशोषण लगातार होता रहता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब ऊर्जा का उपयोग होगा तो श्वसन क्रिया के अभाव में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जल का अवशोषण नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी होता है। इसके लिए पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हाइपोथेसिस को रूप दिया गया। ये क्रैमर के द्वारा दी गई एक परिकल्पना है। इस परिकल्पना के अनुसार होता क्या है कि प्लांट का पूर्वभाग एक लीफ को हम बनाते हैं, इसमें पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा लगभग अवशोषित जल का 98% जल वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के कारण इसकी मेसोफिल कोशिकाओं से वाष्पन हुआ। वो कहाँ से हुआ? रंध्रों के द्वारा हुआ। तो यदि उपरंध्रीय गुहिका में पाया जाने वाला जल था वो वाष्पीकृत हो गया, फलस्वरूप उपरंध्रीय गुहिका में जल की कमी हो जाती है, तो वो जल मेसोफिल कोशिका से उपरंध्रीय गुहिका में परिवेशित होता है। इसके कारण मेसोफिल कोशिका में डीपीडी का मान कम हो जाता है, अर्थात उसमें जल की कमी होगी। इसलिए जाइलम से जल मेसोफिल कोशिका में परिवेशित होता है। जल स्थानांतरण के कारण जाइलम की डीपीडी का मान बढ़ जाता है, जबकि मेसोफिल का कम हो जाता है। तो अब जाइलम में डीपीडी बढ़ने के कारण जल में हुई कमी वो कहाँ से पूरा करेगा? इसके पास स्थित जाइलम से। और ये जाइलम कहाँ से करेगा? तने में उपस्थित जाइलम से। इसका मतलब एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जो जल को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। धीरे धीरे ये तनाव जैसे ही मूल रोम तक पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचा? ये मूल रोम तक पहुँचता है। जल रंध्र द्वारा बाहर निकला तो मेसोफिल से उसमें आया, तो मेसोफिल में कमी हुई। मेसोफिल में कमी हुई तो कहाँ से आया? जाइलम से मेसोफिल में प्रवेश हुआ। जाइलम में कमी हुई तो मुख्य जाइलम से पर्ण के जाइलम में ट्रांसफर हुआ। मुख्य जल में जल की कमी हुई, अर्थात डीपीडी का मान बढ़ गया, तो वो धीरे धीरे डीपीडी कहाँ पहुँची? मूल तक पहुँची। और मूल में जल की कमी होने पर डीपीडी का मान बढ़ गया, अर्थात मूल रोम से जल जाइलम में प्रवेशित किया, अर्थात डीपीडी का मान अधिक कहाँ होगा? मूल रोम में। इस मूल रोम में डीपीडी का मान बढ़ गया।
लेकिन बाह्य वातावरण में जल की अधिकता है, अर्थात उसका डीपीडी का मान कम है। फलस्वरूप जल बाह्य वातावरण से मूल रोम में प्रवेशित करता है और ये प्रवेशित जल धीरे धीरे वर्लपुट की कोशिका से अर्थात अधिक डीपीडी युक्त कोशिका की ओर से होता हुआ जाइलम तक प्रवेशित होता है। इस क्रिया में डीपीडी के मान में परिवर्तन हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है? वाष्पन क्रिया अर्थात वाष्पो उत्सर्जन के फलस्वरूप हुआ है। और इस क्रिया में, किस क्रिया में? वाष्पो उत्सर्जन क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि बाह्य वातावरण का टेम्परेचर अधिक था, ह्यूमिडिटी कम थी, इसलिए पर्णीय क्षेत्र से या पर्वत क्षेत्र से जल वाष्पीकृत हुआ। इसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्रयुक्त नहीं हुई और वाष्पो उत्सर्जन के कारण परिवर्तित डीपीडी मान के कारण जल मूल रोम में प्रवेशित होता है। इसलिए क्रेमर ने इसको किस नाम से संबोधित किया? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन से। इस क्रिया में उत्पन्न तनाव या बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। इसलिए इसको वाष्पो उत्सर्जन आकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं या ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो ये साबित करता है कि निष्क्रिय जल अवशोषण सर्वाधिक होता है? तो पहला होता है, इसमें जल अवशोषण की दर वाष्पो उत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है। दूसरा, मूल की अनुपस्थिति में भी जल का अवशोषण देखा गया है। तीसरा, वाष्पो उत्सर्जन के समय जल में ऋणात्मक तनाव भी कई प्रायोगिक प्रक्रियाओं के द्वारा परिभाषित किया जा चुका है। तो ये कुछ एक ऐसे सिद्धांत हैं जो ये परिभाषित करते हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पढ़ा दो प्रकार के जल अवशोषण। एक तो था सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा निष्क्रिय जल अवशोषण। वैज्ञानिकों के द्वारा दो प्रकार के जल अवशोषण की सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक था सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो इन दोनों में से इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जल अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है या कौन सा जल अवशोषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जब दो प्रकार के हाइपोथेसिस डेवलप हुई है, इसका मतलब एक कम लेवल की होगी या कम महत्वपूर्ण होगी, जबकि दूसरी होगी वो अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि आखिर सक्रिय जल अवशोषण अधिक इम्पोर्टेंट है अथवा निष्क्रिय। या हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि पादपों में अधिकांश जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा होता है अथवा निष्क्रिय जल अवशोषण विधि के द्वारा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है हमारे पास। जैसे पहला पॉइंट है, तीव्र वाष्प उत्सर्जन करने वाले पादप के ठूंठ जो सूखे हुए हैं लगभग, या जिसके ऊपर पत्तियां नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पत्तियां झड़ गई हैं और जब वाष्प उत्सर्जन अधिकांश होता है वो पर्ण के द्वारा होता है। तो ऐसे ठूंठ में भी जल अवशोषण की क्रिया देखी गई है। अर्थात यदि सक्रिय जल अवशोषण होता तो उस ठूंठ के अंदर पाए जाने वाले निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता। लेकिन फिर भी चूंकि वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब निष्क्रिय जल अवशोषण हो रहा है, द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। दूसरा, निमग्न प्लांट या सबमर्ज प्रकार के हाइड्रोफाइट जो जल में डूबे हुए, जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती, जड़ अनुपस्थित होती है। तो जड़ के बिना जल का अवशोषण नहीं होना चाहिए। सक्रिय जल अवशोषण किसको परिभाषित करते हैं? कि मूल रोम और मृदा में पाए जाने वाले पराश्रयी दाब के अंतर में, अर्थात मूल रोम तो मूल में होगा, जब मूल ही नहीं है तो मूल रोम कहाँ से आएंगे? अर्थात पराश्रयी दाब में परिवर्तन की प्रक्रिया संभव नहीं है। लेकिन रूट एब्सेंट होते हुए भी इन पादपों में जल का अवशोषण होता है, जो कि पर्ण के द्वारा या संपूर्ण पादप भाग द्वारा होता है, जो कि निष्क्रिय प्रकार का जल अवशोषण को सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कि तीव्र वाष्प उत्सर्जन करने वाले पादपों में
मूल दाब नहीं देखा गया है। जबकि होता क्या है कि सक्रिय प्रासरण क्रिया के फलस्वरूप रूट के अंदर एकत्रित जल ऊपर की ओर दबाव लगाता है, जिसको मूल दाब कहते हैं। तो जिनमें तीव्र रूप से वाष्पोत्सर्जन होता है, मूल दाब नहीं पाया जाता है। और इसी के साथ में जिम्नोस्पर्म, जो कि विशाल और सबसे लंबे प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, उनमें भी मूल दाब नहीं पाया जाता। अच्छा, मूल दाब नहीं पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि सक्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, ये 4 पॉइंट ये स्पष्ट करते हैं कि पादपों में सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया कम महत्वपूर्ण है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पादप कार्य की वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय जल अवशोषण परिकल्पना निष्क्रिय जल अवशोषण की एक सहायक विधि के रूप में प्रयुक्त होती है, न कि महत्वपूर्ण विधि के रूप में। हम सारांश में कह सकते हैं कि पादपों में अधिकांश जल अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा संपन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन पर, या जल अवशोषण की क्रिया विधि, एक सक्रिय विधि और दूसरी निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि में पुनः 2 प्रकार के होते हैं, प्रासरणीय क्रिया के द्वारा और दूसरी होती है अप्रासरणीय क्रिया के द्वारा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों का।